ये कहानी है बसंतपुर राज्य के एक छोटे से गांव मरुधर की। हरी सिंह नाम का एक किसान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया, अपने 2 बेटों को पाला पोसा और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन एक दिन किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि हरी सिंह बीमार पड़ गया। करण, रोहन, आओ मेरे पास। लगता है मेरा वक्त आ गया है बेटा। सुनो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहना, झगड़ा मत करना। मैंने बुरे दिनों के लिए कुछ सोने के सिक्के छुपा रखे हैं, घर के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़े हैं। लेकिन बेटा, वादा करो, तुम दोनों ज़रूरत पड़ने पर ही उन सिक्कों को निकालना। हाँ पिताजी, हम वादा करते हैं। आप चिंता मत करो, हम ज़रूरत पड़ने पर ही उसे निकालेंगे। पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए, आप ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, नहीं। कोई भी बाप अपने बेटे को जिंदगी भर साथ नहीं दे सकता। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। नहीं पिताजी, नहीं, कृपया भगवान के लिए आप ऐसा मत बोलिए। बेटा, इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और जब जाने का वक्त आता है तब भी हाथ खाली ही जाता है। मैंने ज़िंदगी देखी है, यहाँ ना पैसा साथ जाता है, ना नाम, ना ताकत। जो साथ चलता है वो है इंसान का चरित्र, उसकी नेकी, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई। कुछ देर बाद हरी सिंह की मौत हो गई। एक ऐसी मौत जो ना सिर्फ एक परिवार को तोड़ती है बल्कि सपनों को भी चूर चूर कर देती है। दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, आपके बिना हम अब कैसे जिएंगे? हे भगवान। रोहन पिता के जाने पर बहुत दुखी था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दोनों भाई वापस अपना घर आ जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के धुएं में रोहन का दिल भी जल रहा था। वो अपने पिता की यादों में खोया हुआ था। लेकिन करण के दिल में दुख कम, लालच ज्यादा था। वो उन सिक्कों की चमक में खोया हुआ था जो उसके पिताजी ने मरने से पहले बताया था। पिताजी ने सोने के सिक्के छुपाए हैं, इससे तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। मैं अमीर बन जाऊंगा। रातें करण के लिए लंबी हो गईं। लालच ने उसकी नींद गायब कर दी। सिर्फ वो सिक्के करण के दिमाग में घूमते रहते। आखिरकार करण वो बेचैनी सह न सका। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नींद ही नहीं आ रही। वो सिक्के बस दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे कैसे भी करके उन सिक्कों को अकेले हड़पना होगा। एक काम करता हूँ, रोहन के जगने से पहले ही मैं उन सिक्कों को निकाल लेता हूँ, वरना रोहन को भी हिस्सा बांटना पड़ेगा। आधी रात होते ही करण मिट्टी खोदने का सामान लेकर उस पीपल पेड़ के नीचे जाता है जहां उसके पिता ने सोने के सिक्के छुपाए थे। करण की लालच चरम सीमा पर था। अरे वाह, लगता है यही है वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे पिताजी ने सोने के सिक्के छुपाए थे। अब मैं जल्दी से खुदाई कर लेता हूँ। अगर मिल गया तो मैं ही सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। करण उस पीपल पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है। कुछ देर की खुदाई के बाद सच में उसे कुछ दिखाई देता है। करण थोड़ा और जोश में खोदने लगा। उसने गड्ढे से एक पोटली बाहर निकलता है। अरे भाई साहब, लगता है मुझे मेरे सोने के सिक्के मिल गए हैं। करण उस पोटली को खोलने लगा और वाकई में उस पोटली से कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। करण की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! अब मजा आएगा जिंदगी का। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अब इन सभी सिक्कों को चुपचाप रख लेता हूं। करण सभी सोने के सिक्के को खुद रख लेता है और चुपचाप वापस अपना घर आकर खटिया पर सोने का नाटक करता है। इस तरह कुछ देर के बाद सुबह होती है। सुबह होता है। रोहन खटिया से उठकर घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर दूर पीपल के पेड़ पर पड़ता है। तभी रोहन को उसके पिताजी की बात याद आती है। अरे हाँ, पिताजी ने कहे थे कि पीपल पेड़ के नीचे सोने के सिक्के छुपाए हैं। मैं एक बार जाके देख लेता हूँ।
हे भगवान, ये क्या है? लगता है किसी ने पेड़ के नीचे खुदाई की है। मुझे जल्दी से जल्दी भैया को बताना होगा। रोहन दौड़ते हुए वापस कमरे पर आता है और वो जोर जोर से करण को उठाने की कोशिश करता है। भैया, करण भैया, उठो जल्दी, जल्दी उठो। देखो क्या हुआ, पीपल के नीचे जमीन खुदी पड़ी है। अरे क्या कह रहा है रोहन? चल मैं जाकर देखता हूं। अरे हाँ रोहन, ये तो खुदा हुआ है। अब क्या करें? यही वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे सोने के सिक्के पिताजी ने छुपाए थे। लगता है किसी ने सारे सिक्के चोरी कर ले गया है। भैया चलो राजा के पास चलते हैं, चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। रुक रोहन, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है चोर कौन है। कौन है भैया? उसे हम नहीं छोड़ेंगे। चोर तू ही है रोहन। तूने निकाले हैं सारे सिक्के। पिताजी की गुप्त बातें सिर्फ तुझे और मुझे पता था। तू सारा माल अकेले हड़पना चाहता है। भैया ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ मत बोल रोहन, लौटा दे सारे सिक्के। तूने ही चोरी की है, वरना निकल जा इस घर से। नहीं भैया नहीं, मुझे घर से मत निकालो। जब तू सारे सोने के सिक्के वापस कर देगा तभी तू इस घर में रहेगा। निकल जा अभी इस घर से। ठीक है भैया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। रोहन घर से निकल जाता है एक अनजानी सफर की ओर, जहां मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। रोहन खुद को अकेलापन महसूस करते हुए पिता की यादों से रोते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाता है। रोहन एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, अपने किस्मत को कोसते हुए रोते हुए। पता नहीं चला कि कब रात हो गया। रोहन जिस बड़े से पत्थर पर बैठा था, उसी पत्थर के नीचे कुछ चोरों का भी डेरा था। आज तो हमारी किस्मत खुल गई, इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। सच में आज तो मजा ही आ गया। देखो भाई, हम लोग 4 हैं और कुल ये 2000 सिक्के हैं। हम चारों को 500 सिक्के होंगे। चलो अब बंटवारा करते हैं। रोहन कई समय से पत्थर के ऊपर बैठा था, उसे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। रोहन को एक झपकी आया और वो पत्थर से नीचे गिर गया, ठीक उसी जगह पर जहां 4 चोर चोरी किए हुए माल को बंटवारा कर रहे थे। जैसे ही रोहन उनके बीच गिरा, चोरों में अफरा तफरी मच गई। अरे भागो, कोई सिपाही है, राजा का आदमी लगता है। अरे भागो, जल्दी भागो यहाँ से। रात का समय था, चोर हड़बड़ा गए। वो समझ बैठे कि कोई राजा का सैनिक या गुप्तचर होगा। सभी चोर अपना जान बचाते हुए वहीं से भाग जाते हैं। वहीं रोहन भी घबरा जाता है, लेकिन अब उसके सामने कई सारे सोने के सिक्के पड़े थे। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! लेकिन ये तो चोरी के हैं। क्या मैं इसको भैया को वापस कर दूं? नहीं नहीं, ये गलत है। मैं इन सिक्कों को यहीं गाड़ देता हूँ, जरूरत पड़ी तो ले लूंगा। रोहन उन सभी सोने के सिक्के को मिट्टी के नीचे गाड़ देता है और पूरी रात उसी पत्थर के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही रोहन आगे की सफर के लिए निकल पड़ता है। दोपहर का समय था, घना जंगल था, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों की छांव में भी खतरा छिपा था। रोहन डरते हुए आगे चलता ही जा रहा था। तभी रोहन के लिए और एक मुसीबत आगे इंतजार कर रही थी। पेड़ों के पीछे छिपे खूंखार डाकू रोहन पर घात लगाए बैठे थे। रोहन पेड़ के पास आते ही लुटेरों ने घेर लिया। वे लड़के, रुक जा, अब तू कहां भागेगा? तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल दे, वरना आज तेरी बलि चढ़ेगी। सुनो भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। झूठ! तलाशी लो इस लड़के की। अगर कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, देवी को बलि चढ़ाएंगे। सभी डाकुओं ने रोहन की तलाशी ली। तलाशी के बाद डाकुओं के हाथ कुछ भी नहीं लगा। रोहन के पास कुछ भी नहीं था। सरदार, इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो हमारा बलि का जुगाड़ तो हो गया ना। चलो आज इसे हम देवी माँ पर बलि चढ़ाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सच में मुझे मार देंगे। डाकू रोहन को बांधकर अड्डे ले जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में रोहन के दिमाग में योजना बन रही थी। एक ऐसी योजना जो उसका जान बचा सकता है।
कुछ देर बाद सभी डाकू अपने अड्डे पर पहुंच गए। अरे देख क्या रहे हो मूर्खों, बलि की तैयारी करो, आज रात हमें बलि देनी होगी। सरदार जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर मुझे अपने दल में ले लो तो मैं आपको 2000 सोने के सिक्कों का पता बता सकता हूँ। क्या 2000 सोने के सिक्के? क्या सच्ची में? ठीक है फिर, शर्त मंजूर। बता लड़के, कहाँ है सोने के सिक्के? सरदार जी, अभी रात है, कल सुबह मैं आपको ले चलूंगा। ठीक लड़के, लेकिन याद रख, धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना जान से जाएगा। उस रात किसी तरह रोहन की जान बच गई। अगली सुबह रोहन डाकुओं को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। सरदार जी, ये वही जगह है, इसी मिट्टी के नीचे छुपी हैं सोने के सिक्के। सरदार ने इशारा किया और उसी जगह पर मिट्टी खोदना शुरू हो गया। डाकू ने जमीन के अंदर से एक थैली निकाली। उस थैली में कई सारे सोने के सिक्के थे। ये सब देखकर डाकुओं का सरदार बहुत खुश हो जाता है। वाह, सच में इतने सारे सोने के सिक्के! वाह, पूरी जिंदगी में मैंने इतने सारे सिक्के नहीं देखा। सरदार खुश हो गया। सभी सिक्कों को लेकर डाकू अपने अड्डे पर आते हैं। सरदार ने घोषणा किया और रोहन को गैंग में शामिल किया गया। समय बीतता गया। रोहन धीरे धीरे सरदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बनता गया। लेकिन एक दिन, सरदार जी, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, लेकिन सुनो, जल्दी लौट आना। आप चिंता ना करें सरदार जी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रोहन अड्डे से बाहर निकल आता है। वो अपने घर की बजाय सीधा राजमहल जाता है, जहां राजा विक्रम सिंह डाकू भैरों के आतंक से त्रस्त थे। राजा का दिल दुख से भरा था। प्रजा की चीखें, लूटे गए घर, टूटे सपने, सब कुछ उन्हें रातों की नींद हराम कर रहा था। मंत्री जी, ये भैरव डाकुओं का सरदार कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य डरा हुआ है। महाराज, मैंने सारे गुप्तचर को सूचित कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पकड़ेंगे। महाराज, एक आदमी भैरव सिंह डाकुओं के सरदार के बारे में बताना चाहता है। अति शीघ्र उस इंसान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम रोहन है। बोलो रोहन, तुम भैरव डाकुओं के सरदार और उसके दल के बारे में क्या जानते हो? महाराज, ये मैं आपको अकेले में बताऊंगा। मूर्ख लड़के, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ सब भरोसेमंद हैं। ठहरो मंत्री जी, आप सब बाहर जाओ, मुझे अकेले में इस युवक से बातें करनी है। राजा के आदेश के बाद राज दरबार में उपस्थित सभी लोग वहीं से चले जाते हैं। रोहन राजा को अपनी सारी कहानी बताता है कि वो किस तरह डाकुओं के बीच रहकर उनके खुफिया जानकारी प्राप्त किया है। महाराज, अब आप अपने सैनिकों को तैयार कीजिए, कल रात अड्डे पर हमला करेंगे। बहुत अच्छा, कल रात हमारे सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम आज रात यहीं विश्राम करो। सुबह होते ही हमले की तैयारी शुरू हो गई। राजा के आदेश अनुसार सैनिकों की टुकड़ी को रोहन के साथ जंगल की ओर भेज दिया गया। रोहन उन सैनिकों को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ छिपा था। सैनिकों ने डाकुओं को चारों तरफ से घेर लिया और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तूने धोखा दिया है लड़के, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सरदार, ये तो बाद में देखा जाएगा। तुमने जो गरीब और लाचार लोगों पर अत्याचार किया है, तुम्हें आज उसका फल मिलने जा रहा है। अच्छा, तो तुम ही हो डाकू जो हमारे राज्य को लूटने चले थे। सैनिकों, इन डाकुओं को मौत की सजा सुनाते हैं, ले जाओ इन्हें। राजा के आदेश के बाद सैनिकों ने उन सभी डाकुओं को लेकर एक कारागार में बंद कर दिया। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर राजा रोहन से गदगद हो गए। रोहन, आज तुम्हारी चालाकी और नेक कार्य से हम बहुत खुश हुए। आज अगर तुम नहीं होते तो ये डाकू ना जाने कितने लोगों को शिकार बनाते। धन्यवाद महाराज, मैं भी इस राज्य का नागरिक हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और मैंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है। वाह, बहुत खुश कर दिया रोहन तुमने। तुम पर हमें गर्व है। आज मैं रोहन को हमारे राज्य की मुख्य सेनापति बनाने की घोषणा करता हूँ। रोहन से खुश होकर राजा ने रोहन को सेनापति बना दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। रोहन के अच्छे कर्म उसे अच्छे फल दे रहे थे।
राज्य के लोग रोहन की तारीफ करने लगे और राजा के उत्तराधिकारी मानने लगे। राजा भी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने दरबार पर एक घोषणा किया। आज मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा हूँ। इस राज्य की भलाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि आज के बाद इस राज्य का राजा रोहन होगा। मैं अपने राजकुमारी को रोहन के साथ विवाह करने की घोषणा करता हूँ और साथ में रोहन को इस राज्य का नया राजा बनाने का भी घोषणा करता हूँ। रोहन की सच्चाई ईमानदारी ने आज उसे राजा बना दिया। वहीं दूसरी ओर करण पिता की मेहनत की कमाई को जुए और शराब में उड़ा रहा था। एक ऐसी तबाही जो धीरे धीरे उसे खोखला कर रही थी। इस तरह कई दिन बीत गए। करण सारा पैसा सोने सिक्के जुए में हार गया। करण की हालत दयनीय हो गई। कर्मों का फल, बेईमानी का फल, भूख, बदनामी, अकेलापन, वो सब जो बुरे कर्म करण को लौटकर परिणाम दे रहे हैं। अंत में करण गांव छोड़कर वो उसी राज्य में पहुंचा। सेठ जी नमस्ते। मैं कई दिन से भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे अपने दुकान में काम पर रख सकते हैं? नहीं नहीं, तुम तो ऐसे भी शकल से चूर लगते हो और ऊपर से जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों को हम काम पर नहीं रखते। करण इस तरह कई दुकानों पर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर वो अब चोर बन चुका था। वो अब लोगों के घर में चोरी करने लगा और उसी से अपना पेट भरने लगा। राज्य में चोरी की वारदात बढ़ने लगा। राजा फिर से परेशान हो गए। महाराज, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी मुसीबत है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। डाकुओं को सजा मिलने के बाद अब न जाने कौन सा चोर आ गया है जिससे पूरा राज्य परेशान है। आप चिंता ना करें मंत्री जी, हम उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। राजा रोहन ने एक योजना बनाई। राज्य में ये खबर फैला दिया कि राजा की सभी बहुमूल्य वस्तु एक गोदाम में भर दिया गया है, जिसमें कई सोने, चांदी, रुपए, पैसे भरे पड़े हैं। ये खबर करण तक भी पहुंच गया। उसके लिए तो एक बढ़िया अवसर था। एक रात उसने चुपके से राजा के गोदाम के पास आता है। उसने देखा सभी प्रहरी गहरी नींद पर हैं। अरे वाह, आज तो मेरे दोनों उंगली घी पर है। इतना बड़ा राजा का खजाना है और उसका प्रहरी गहरी नींद में है। वाह वाह। मौका देख करण गोदाम के अंदर आता है और सोने के सिक्कों को भरने लगता है कि तभी अचानक गोदाम का दरवाजा बंद हो गया और गोदाम के भीतर छिपे हुए सैनिक करण को पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, ये तो साजिश है, छोड़ दो मुझे। अरे चोर के बच्चे, आज तू बच के कहाँ जाएगा? चलो इसे अब रात भर बांध के रखो, सुबह राजा के पास लेकर जाएंगे। सैनिक करण को पूरी रात बैठा कर रखे। सुबह होते ही करण को राजा के दरबार में पेश किया गया। यही है वो चोर, आज हमने इसे पकड़ लिया है। करण ने जैसे ही राजा की ओर देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने राजगद्दी पर कोई और नहीं, उसका छोटा भाई रोहन था। करण भैया, आप चोर? ये कैसे? हाँ मेरे भाई, मेरे बुरे कर्मों का फल है, मेरे बेईमानी का फल है। मुझे माफ कर दे। मैंने ही पिताजी के सिक्के चुराए थे और बदनाम तुझे कर दिया। देख, आज मैं चोर और तू राजा बन गया। करण, तुम एक चोर हो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं महाराज, बस इतना कि मुझे आप इतनी सख्त सजा दो कि फिर कभी बेईमानी न करूं। ठीक है सैनिक। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने करण के हाथ और एक पैर काट दिया और उसे राज्य के बाहर सरहद पर लेकर छोड़ दिया। सैनिकों के आने के बाद राजा रोहन घोड़े पर सवार होकर अकेले ही उसी जगह पर आए जहां करण को छोड़ा गया था। मुझे माफ कर देना भैया, अब मैं राजा नहीं, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। राजा ने सजा दी, अब भाई मदद के लिए आया है। ये कुछ सिक्के रख लो, ये मेरी मेहनत के हैं। तो कितना बड़ा है रोहन, ईश्वर तुझे खुश रखे, हर जन्म में तुझ जैसा भाई मिले। रोहन ने करण को कुछ सोने के सिक्के दिए और एक घोड़ा दिया। करण उसे लेकर चला गया। रोहन सुखी राजा बनकर प्रजा का पालन करता रहा। अच्छे कर्म ही असली धन है, बुरे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसलिए अच्छे कर्म से जीवन बेहतर बनता है और बुरे से सिर्फ बर्बादी।